हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीवी पर। तो आई होप कि आप लोगों की सीटेट जुलाई 2023 यानी नेक्स्ट सीटेट की आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट जो है 26 है इसकी, 26 मई। ओके, 27 अप्रैल से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हुए हैं। तो मैं आपसे कहूँगी कि जितना जल्दी आप फॉर्म फिलअप कर दें उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप जो सिटी वहाँ पर सिलेक्ट करोगे फॉर्म फिल करते टाइम वो आपको मिल जाएगी अगर आप जल्दी जो है फॉर्म फिलअप करते हो तो। ठीक है, वही सेंटर आपको मिल जाएगा, आपको वहीं एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा उसी सिटी में। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप डिले करते हो तो आपको कहीं अदर सिटी में जाना पड़ेगा जहाँ पे भी ब्लैंक होंगी सीट्स। ठीक है, या फिर हो सकता है किसी अदर स्टेट में भी लेना पड़े। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, इसलिए जल्दी जल्दी जाइए और अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें सीटेट के बारे में, जैसे इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसमें इसकी जो है एज लिमिट क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, लैंग्वेज जो है 1 और 2, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इसको सिलेक्ट कैसे करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न को। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 सीटेट में 2 पेपर के लिए फॉर्म फिलअप होता है। ठीक है, अगर आपने नोटिफिकेशन वाली वीडियो नहीं देखी है, जब नोटिफिकेशन आया था तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, वहाँ पर मैंने इसकी एलिजिबिलिटी डिस्कस की हुई है कि कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक, अब आप ये जानना चाहते हैं कि इसकी फॉर्म फीस क्या है, तो वो भी मैंने वहाँ पर सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, वो वीडियो को आप ज़रूर देखें। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो होता है वो होता है 1 to 5 यानी कि प्राइमरी के लिए, क्लास 1 to 5 के लिए। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए आपको सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई करना होगा, और अगर आप 6 to 8 क्लास तक के टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेपर 2 यानी कि सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो पेपर 1 एंड पेपर 2 हैं उसमें हमें कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला इसमें हम देख लेते हैं एक एक करके कि कौन कौन सा सब्जेक्ट। अब देखिए, पहला सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना होगा सीटेट में पेपर 1 में वो है आपका बाल विकास एवं शिक्षण, जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, CDP इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं। इससे आपका जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन, और उसका जो नंबरिंग होगी वो भी होगी 30 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन रहेगा आपका 1 नंबर का। अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्वियसली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, वो सभी कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक क्वेश्चन दिया होगा, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, जो भी आंसर सही है उसको आपको टिक करना होगा। देखिए, ये बात मैंने इसलिए बताई है क्योंकि किसी को डाउट था, मैंने ये कमेंट पढ़ी थी। ठीक है, इसलिए मैंने इस चीज़ को क्लियर किया है। अब देखिए, 30 क्वेश्चन में से आपके एक सिस्टम होता है, वो मैं आपको यहीं बता देती हूँ। 15 मार्क्स तो अब देखिए, 13 मार्क्स में से आपका 15 जो क्वेश्चन हैं वो तो आएंगे आपके कंटेंट से। ठीक है, और 50 क्वेश्चंस रहते हैं आपके पेडागोजी से। अब पेडागोजी क्या होती है, ये आप जब इसकी प्रिपरेशन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, और ये पेडागोजी जो है इसका कुछ सिलेबस होता है, तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देते हैं मैथ्स। तो मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये चाहे आर्ट्स का स्टूडेंट हो चाहे साइंस का स्टूडेंट्स हो, मैथ्स सभी को पढ़नी है। ठीक है, और इसके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 30 नंबर के आते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम वही होता है, 30 में से आपका 15 के क्वेश्चन आएंगे और 15 का रहेगा आपका पेडागोजी। अब जो 15 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं वो होते हैं सॉल्व करने वाले। इसमें चाहे फ्रैक्शन यानी भिन्न से क्वेश्चन आ जाए, चाहे बॉड मास रूल से क्वेश्चन आ जाए, प्लस माइनस करने को आ जाए, ठीक है, या फिर लाभ हानि से आ जाए, ये सभी सॉल्व करने वाले 15 क्वेश्चन रहेंगे। और 15 क्वेश्चन रहेंगे आपके मैथ्स की पेडागोजी से, जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस पर होती है। नेक्स्ट हम सब्जेक्ट देख लेते हैं, तो वो है हमारा लैंग्वेज 1 और नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज 2। ठीक है, ये भी 30-30 क्वेश्चन आते हैं इन दोनों में से, और 30-30 नंबर के होते हैं। इसमें भी सेम वही प्रोसेस होता है, 15 का आपका कंटेंट रहेगा और 15 का आपका रहेगा पेडागोजी, चाहे लैंग्वेज 1 हो चाहे लैंग्वेज 2 हो। अभी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कि आपको कौन सी जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट जो लास्ट सब्जेक्ट है वो है आपका पर्यावरण अध्ययन, जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि EVS। इसके भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपकी 15 का कंटेंट रहेगा। ठीक, और 15 मार्क्स का जो है आपका पेडागोजी रहेगा। अब जो 15 मार्क्स का जो कंटेंट है वो आपका EVS की NCERT से पूछा जाता है, प्लस आपका जो जब से ऑनलाइन एग्जाम होने लगा है तब से थोड़ा GK भी इसमें इंक्लूड हो गया है। ठीक है, इसलिए 15 क्वेश्चन जो है वहाँ से पूछे जाते हैं और 15 की आपकी पेडागोजी होती है।
अब हम समझ लेते हैं इसके जो है टोटल कितने क्वेश्चंस जो है आते हैं। तो जब आप इन पाँचों को ऐड करोगे तो टोटल जो है आपके 150 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, और 150 में से आपके मार्क्स भी 150 होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का है। अब देख लेते हैं कि इसमें आपको टाइमिंग कितनी मिलती है। तो इसमें टाइम मिलता है आपको पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए 150 मिनट्स, यानी कि जिसको हम बोलते हैं 2.5 घंटा। ठीक है। अब देखिए लैंग्वेज का देख लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे पेपर 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। तो देखिए लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये आपको जब आप फॉर्म फिल करोगे तब आपको वहाँ पर सिलेक्ट करनी होंगी कि आप लैंग्वेज 1 में कौन सी लैंग्वेज लेना चाहते हैं और लैंग्वेज 2 में कौन सी लैंग्वेज को आप लेना चाहते हैं। तो मैं इसका आपको मेथड समझा देती हूँ कि क्या होता है एक्चुअली लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में। तो देखिए लैंग्वेज 1 में जो आपको मैंने बताए थे 15 क्वेश्चन, वो तो पेडागोजी तो अलग हो गई। ठीक है। 15 क्वेश्चन तो पेडागोजी के अलग हो गए। अब जो बचे हुए 15 क्वेश्चन होते हैं उसका मैटर होता है 15 में से आपको 2 पैसेज पूछे जाते हैं लैंग्वेज 1 में। कितने? लैंग्वेज 1 में पूछे जाते हैं 2 पैसेज, जिसको हम बोलते हैं गद्यांश। ठीक। लैंग्वेज सेकंड में क्या होता है 15 मार्क्स का तो आपकी पेडागोजी हो गई, उसको तो अलग रखिए। ठीक। और जो 15 मार्क्स होते हैं उसमें से आपका एक पूछा जाता है पैसेज और एक पूछी जाती है आपकी पोएम। तो यही रीज़न है। ठीक है। एक पैसेज होता है, दूसरी होती है आपकी पोएम, और यही रीज़न है कि ये बोल देते हैं कि ये लैंग्वेज ये वाली टफ हो जाती है, जो कि मैं सेकंड लैंग्वेज बता रही हूँ। क्यों टफ हो जाती है? क्योंकि इसमें क्या होता है एक पोएम पूछी जाती है, और पोएम जो है इस तरीके की होती है कि वहाँ पर जिसको हम पोएम यानी कि कविता वगैरह बोलते हैं, तो वो कविता जो होती है वो इस टाइप की होती है कि वहाँ पर जो लिखा हुआ होता है उसका आप जब पढ़ोगे तो उसका मीन्स कुछ और निकल रहा होगा, क्योंकि उसको कवि लिखता है, इसलिए उसका जो कहने का मीन्स होता है वो कुछ और होता है, इसलिए ये थोड़ा सा घुमा देती है। इसलिए जो इसके क्वेश्चंस हैं वो आप इतने अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए हम कहते हैं कि आपकी जो लैंग्वेज सबसे बेस्ट है, जो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में आप सबसे अच्छे हैं, यानी कि जो लैंग्वेज आपकी मदर टंग है, जो बचपन से आप जो है जिस लैंग्वेज को बोलते चले आ रहे हैं, उस लैंग्वेज को आप ले लेना लैंग्वेज 1 में। और मोस्टली लोग जो है लैंग्वेज 1 में लेते हैं हिंदी। ठीक। मोस्टली लोग लैंग्वेज 1 में लेते हैं हिंदी और लैंग्वेज 2 में लेते हैं इंग्लिश। यही रीज़न है। ठीक है। क्योंकि पैसेज जो है इजीली सॉल्व हो जाते हैं, उसमें से देख करके समझ करके आराम से आप पैसेज को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन पोएम में थोड़ा दिक्कत होती है, और 7 से 8 नंबर की पोएम आती है। एक अपने आप में बहुत बड़ा स्कोर है ये। ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि लैंग्वेज 1 में आप वही लैंग्वेज लें जो आपकी सबसे अच्छी हो, आपकी मदर टंग हो। उसके बाद जो भी लैंग्वेज आपने पढ़ी है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो संस्कृत हो। ठीक है। अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो सेकंड लैंग्वेज में आप इंग्लिश रख लेना, और अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में वीक हैं, आपकी संस्कृत ज़्यादा अच्छी है, तो आप सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत लेना। आई होप कि लैंग्वेज को लेकर आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं पेपर 2 की ओर कि पेपर 2 में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 3 सब्जेक्ट्स पेपर 1 में जो थे बिल्कुल कॉमन सब्जेक्ट्स पेपर 2 में हमको पढ़ने होते हैं, और वो 3 सब्जेक्ट हैं, पहला बाल विकास शिक्षण, दूसरा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ये तीनों सब्जेक्ट्स ही आप पेपर 1 में पढ़ेंगे। ठीक है। और वही तीनों सब्जेक्ट्स आपको पेपर 2 में पढ़ने हैं, कुछ भी चेंज नहीं है, थोड़ा सा सिलेबस अपर हो जाता है। अगर आपने पेपर 1 के लिए इन तीनों चीज़ों को कवर किया है तो आप इजीली पेपर 2 को भी क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है। बस आपको जो PYQs होते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि इसका लेवल हल्का सा हाई होता है। अगर आप इसके PYQs की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इसको भी कवर कर लेंगे और इसको भी कवर कर लेंगे। लेकिन जो आपको सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। आप जो अपनी थ्योरीज वगैरह होती हैं CDP में या फिर लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज का सेक्शन है वो वहाँ से आप देख सकते हैं। बात करते हैं लैंग्वेज में ग्रामर की, तो ग्रामर से रेयरली 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है। और आपने अभी तक नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, थोड़ी सी भी आपको नॉलेज है, तो आप इजीली उन क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक। अब बात कर लेते हैं 4th सब्जेक्ट की पेपर 2 में। देखिए वहाँ पर हमारे टोटल 5 सब्जेक्ट है पेपर 1 में, यहाँ पर हमारे रह जाते हैं 4 सब्जेक्ट। EVS यहाँ से हट जाता है और आपका अपना सब्जेक्ट जुड़ जाता है। जैसे कि अगर आप साइंस साइड से हैं, ठीक है, तो आपको पढ़ना होगा साइंस और मैथ्स, और उसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 60, और जो कि 60 मार्क्स के ही रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक है। अगर आप आर्ट साइड से हैं या फिर आप जो है कॉमर्स साइड से हैं, यानी कि आपके पास वाणिज्य है, तो आपको पढ़ना होगा सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल स्टडीज़। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और, विज्ञान और गणित, अगर आप साइंस साइड से हैं तो आपको सिर्फ यही पढ़ना होगा। तो साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स, ये चारों सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ने होंगे। अगर आप आर्ट साइड से हैं या कॉमर्स से हैं तो आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। ठीक है। आई होप कितना डाउट्स आपका क्लियर होगा। अब देख लेते हैं, यहाँ पर भी वही सेम सिस्टम होता है। 30 क्वेश्चन में से आपकी 15 की पेडागोजी रहेगी, 15 का आपका कंटेंट रहेगा। अब देखिए साइंस और मैथ्स में क्या तो होता है, तो ये रहा आपका साइंस, ठीक, और ये रहा आपका मैथ्स। ठीक है।
क्योंकि 60 नंबर का पूछा जाता है तो 30 क्वेश्चन रहते हैं आपके साइंस से और 30 क्वेश्चन रहते हैं आपके मैथ से। इसमें भी डिवाइडेशन होता है, क्यों? क्योंकि इसमें पेडागोजी पूछना मस्ट है, ठीक है। सीटेट बेस ही इसी पर है, सीटेट का जो बेस है वो अंडरस्टैंडिंग पर ही है। अब देखिए इसमें 30 क्वेश्चन में से आपको 15 का रहेगा कंटेंट साइंस में, जो कंटेंट रहेगा वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन, ठीक। और 15 क्वेश्चन रहेगा आपका साइंस पेडागोजी से। सेम इसी तरह से आपका रहेगा 15 नंबर का मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले और 15 नंबर के आपका रहेगा मैथ्स का पेडागोजी, ठीक। अब बात कर लेते हैं सोशल की। तो सोशल में तो आपका कुछ अलग से है नहीं, 60 मार्क्स का है सोशल पूरा आपका, जिसमें आपको क्या करना होगा, 30 नंबर का आपका रहेगा कंटेंट और 30 नंबर की आपकी रहेगी पेडागोजी। अब 30 नंबर का जो आपका कंटेंट रहेगा उसमें क्या होगा, उसमें रहेगा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये चारों सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आई होप कि यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। और यहाँ तक देखिए इसका जो टोटल है वो भी 150 होता है, जो पेपर 1 में था वही सेम है, इसका भी टोटल कितना होता है, 150 होता है। और जो 150 मार्क्स हैं, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 मार्क्स। टाइम की बात करते हैं तो 150 मिनट्स यानी कि 2.5 घंटा आपको, ये भी इसमें भी आपको 2.5 घंटा मिलता है। दोनों ही पेपर एक दिन करवाए जाते हैं, एक ही दिन होंगे, 2 शिफ्ट में पेपर होते हैं, एक मॉर्निंग में होगा, एक इवनिंग में होगा, ठीक है। पेपर 1 आपका मॉर्निंग में हो जाएगा, पेपर 2 आपका इवनिंग शिफ्ट में हो जाएगा। इस तरीके से आपके दोनों ही पेपर होते हैं, 2.5 घंटे का दोनों में टाइम मिलता है आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफाई की। एक्चुअली में कितने मार्क्स जो है हमको लाने होंगे, मेन चीज़ तो वही है ना कि कितने मार्क्स हमें लाने हैं जिससे हम इन दोनों पेपर को क्वालिफाई कर लें। देखिए ये तो आपको पता होगा कि जो सीटेट है वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो ये भी, इसका भी थोड़ा डिफरेंट है। देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक, और अगर आप OBC, SC या ST से, इन दोनों का अलग अलग है यहाँ पर। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको लाने होंगे 90 मार्क्स, 150 में से आपको 90 मार्क्स लाने होंगे, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं OBC, SC, ST की। तो अगर आप 82 मार्क्स ले आते हैं 150 में से तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। OBC, SC, ST वालों को 82 मार्क्स लाने हैं, जनरल वालों को 90 मार्क्स लाने हैं इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। मैं कहूँगी कि आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके कॉन्सेप्ट उतने अच्छे क्लियर होंगे। और देखिए अपने आप में एक बड़ी बात होती है जब हम किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करते हैं, ठीक है। एक कॉन्फिडेंस अपने खुद से ही बिल्ड होता है कि हाँ हमने इतना अच्छा स्कोर किया है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इसकी नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है, ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। यानी कि आप नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। यानी कि आप जो है 150 क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको ये नहीं सोचना है वहाँ पर कि नेगेटिव मार्किंग है, मैं इसको अटेम्प्ट करूँ या ना करूँ, ठीक। आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई भी नंबर आपका नहीं कटेगा। आप जितने क्वेश्चन आपने सही किए होंगे उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, इसलिए अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से तैयारी करिए। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो देखिए इसके लिए कोई खास अभी तक एज लिमिट नहीं बताई है सीटेट के लिए, बट फिर भी अगर आप BEd या BTC कर रहे हैं ऑब्वियसली, तभी आप इस एग्ज़ाम को दे रहे होंगे, तो आपकी 18 प्लस तो एज हो ही जाती है BSc और BEd करते करते, ठीक है। और अपर एज लिमिट इसकी कुछ है नहीं, इसलिए एज लिमिट के बारे में तो सोचना ही नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ की, वो है हमारा सिलेबस। किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी फ़र्स्ट थिंग होती है आपका उस एग्ज़ाम के सिलेबस को जानना, ठीक है। कि उसमें एक्चुअली में क्या पूछा जाता है, क्या आता है, क्या हमको पढ़ना है, वही जो है सिलेबस हमें बताता है। तो बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। मैंने कहा था कि आपको मैं PDF प्रोवाइड कराऊंगी फ्री सिलेबस की, सीटेट के सिलेबस की। तो यस, उसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ। आपको इसी चैनल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसका नाम है ग्रो विद सिवी। आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना ग्रो विद सिवी, वहाँ पर आपको सीटेट के सिलेबस की फ्री PDF मिल जाएगी और वहाँ से आप जो है उस PDF का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, ठीक है, और पढ़ सकते हैं। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई हो, कोई भी इशू हो, कुछ भी आपको पूछना हो, फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और मैंने सोचा है आपके लिए इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपकी स्ट्रेटजी पर अपलोड करूँ कि आप किस तरीके से, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, एटलीस्ट 2 मंथ बचे हैं बस, ठीक है। तो आप किस तरीके से 2 मंथ में किस तरीके से तैयारी करें जिससे आपका जो सीटेट है, अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या फिर अभी तक आपको क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो आप जो है इस बार एटलीस्ट उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। देखिए सीटेट को क्लियर करना इज़ नॉट अ बिग डील, और कहा जाए तो उतना ईजी भी नहीं होता है। अगर आप
ऑनेस्टली हार्ड वर्क करते हैं, ऑनेस्टली पढ़ते हैं, तो 100% आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। कोई इतनी बड़ा एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। और देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इसके बाद आपको तुरंत जॉब नहीं मिलती है, ठीक है। इसको करने के बाद जॉब नहीं मिलती है, ठीक है। इसको करने के बाद क्या है, आपको जैसे अलग अलग सीटेट जो है दिल्ली में भी वैलिड होता है, हर स्टेट में मोस्टली वैलिड हो जाता है, ठीक है। तो अगर जहाँ भी सीटेट आपसे मांगा जाता है, अगर वहाँ पर कोई वैकेंसी निकलती है, मान लीजिए यूपी में सुपर टेट की वैकेंसी एक होती है, अगर वो वैकेंसी आपकी निकलती है और वहाँ पर बोला जाता है, तो वहाँ पर पता है सबसे पहले क्या मांगते हैं कि सुपर टेट का जो वैकेंसी है उसका फॉर्म सिर्फ वही स्टूडेंट फिल करेंगे जिनका सी टेट क्लियर होगा। सी टेट या फिर यूपी का है तो वो अपना स्टेट का टेट मांगते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ये देख सकते हैं कि आपका ये फर्स्ट स्टेप है आपकी जॉब को लेकर के, आपका जो ड्रीम है गवर्नमेंट जॉब का, गवर्नमेंट टीचर का, उसको लेकर के ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप किसी भी वैकेंसी में बैठ सकते हैं, चाहे वो DSSS भी हो दिल्ली में, KVS की वैकेंसी हो, ठीक है, नवोदय विद्यालय NVS की हो, या फिर यूपी टेट सुपर टेट की वैकेंसी हुई जो कि यूपी में कंडक्ट करवाई जाती है। तो ये सभी आप तभी दे पाएंगे जब आपका जो है सी टेट क्लियर होगा, या फिर अगर आप स्टेट का दे रहे हैं तो स्टेट का आपका टेट क्लियर होगा। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ गई होंगी और आपको पता चल गया होगा कि सी टेट जो है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस को लेकर के, आपके ड्रीम को कंप्लीट करने में। क्योंकि अगर आपका ये क्लियर है तभी आप अपने जो है जॉब के लिए, अपने जॉब वाला जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए बैठ सकते हैं। इसको क्वालिफाई सिर्फ एक क्वालिफाइंग है, इसको करने के बाद आप सुपर टेट के एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद आपको ये एग्ज़ाम देना होता है, फिर इनकी जो भी इंटरव्यू वगैरह या जो भी होता है प्रोसेस वो आपको क्लियर करना होता है, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद मैं स्ट्रेटेजी की वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि आप 2 मंथ्स में कैसे क्लियर करें सी टेट को, तो उसको आप ज़रूर देखना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे।